हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक रहेगा यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 से रिलेटेड, जिसमें हम रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, सो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें। यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं और इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं, तो हम सभी यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। उन सभी यूनिट्स के MCQs बेस्ड क्वेश्चंस आपके लिए लाए जा रहे हैं ताकि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स देख के समझ में आए कि किस तरीके के पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और किन टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्वेश्चन सीरीज। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी केस स्टडी विधि की विशेषताएं हैं? Which of the following are the features of case study method? Which one of the following are the features of case study method? केस स्टडी मेथड की क्या फीचर्स हैं, आइए देखते हैं। ऑप्शन 1, यह प्रशंसात्मक है। ऑप्शन 2, यह विशिष्टतावादी है। ऑप्शन 3, यह वर्णनात्मक है। ऑप्शन 4, यह आगमनात्मक है। ऑप्शन 5, यह यांत्रिक है। ऑप्शन 1, इट इज़ एप्रिशिएटिव। ऑप्शन 2, इट इज़ particularistic. Option 3, it is descriptive. Option 4, it is inductive. Option 5, it is mechanical. तो हमें बताना है कि केस स्टडी की क्या विशेषताएं हैं। देखिए इसमें एक ऑप्शन सही जाएगा आपका कि यह विशिष्टतावादी है। इट इज पर्टिकुलरिस्टिक। यह विशिष्टतावादी यानी कि विशेषताओं पे बात करेगा। ऑप्शन 3, यह वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव भी होता है केस स्टडी। इसके फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऑप्शन 3, फिर लास्ट है ऑप्शन 4, यह आगमनात्मक है। इट इज़ इंडक्टिव। और अगर देखा जाए तो केस स्टडी मेथड जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करता है। किसकी बात करेगा? क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करेगा। यानी कि केस स्टडी की यहाँ पे आपको 3 क्वालिटीज़ देखने को मिल गई हैं। इसमें पहला आ जाता है आपका यह विशिष्टतावादी है। ऑप्शन 3, यह वर्णनात्मक है। ऑप्शन 4, यह आगमनात्मक है। आपका जो सही आंसर होगा वह है 2, 3, 4। आपको ऑप्शंस देखने हैं। ऑप्शन बी 2, 3, 4 ओनली, ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इट इज़ पर्टिकुलरिस्टिक। ऑप्शन 3, इट इज़ डिस्क्रिप्टिव। इट इज़ इंडक्टिव। अगर ये क्वालिटेटिव है तो इसे इंडक्टिव के साथ कनेक्ट किया जाएगा। अगर ये क्वांटिटेटिव होता तो इसे हम यहाँ पे डिडक्टिव मेथड यूज होता। जस्ट बिकॉज ये क्वालिटेटिव है इसलिए ये आगमनात्मक भी है। इट इज इंडक्टिव। ऑप्शन बी 2, 3, 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिकर्ट स्केल का उपयोग निम्नलिखित के समूह को मापने के लिए किया जाता है। लिकर्ट स्केल का प्रयोग निम्नलिखित के समूह को मापने के लिए किया जाता है। The Likert scale is used to measure a set of. The Likert scale is used to measure a set of. Option 1, मान values. Option 2, norms मानदंड. Option 3, अभिवृत्तियाँ attitudes. Option 4, formula यानी सूत्र। तो हमें बताना है कि लिकर्ट स्केल का यूज जो है वो किस चीज़ को मापने के लिए या किस ग्रुप को मापने के लिए किया जाता है। वैल्यूज, नॉर्म्स, एटीट्यूड्स, फॉर्मूला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, एटीट्यूड, अभिवृत्तियों को मापने के लिए। मतलब आपका किसी वस्तु विषय के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या ओपिनियन है, क्या परसेप्शन है, ये मेजर करने के लिए लिकर्ट स्केल का यूज किया जाता है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। लिकर्ट स्केल का यूज जो है या लाइकर्ट स्केल का यूज जो है वो एटीट्यूड्स को मेजर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल से कनेक्टेड रहें। अपनी प्रिपरेशन यहाँ से शुरू करें। पेपर 1, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए आपको दिसंबर 2025 को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मटेरियल लाया जा रहा है, सो दैट आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाएँ और कम समय में अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यह किस प्रकार की वैधता है जिसमें शोधकर्ता को अवधारणा से संबंधित सिद्धांत से परिकल्पना निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? यह किस प्रकार की वैधता है जिसमें शोधकर्ता को अवधारणा से संबंधित सिद्धांत से परिकल्पना निकालने के लिए
प्रोत्साहित किया जाता है। Which type of validity is this in which the researcher is encouraged to deduce hypothesis from a theory that is relevant to concept? हमको बताना है इसमें ऑप्शन 1 संरचना वैधता, ऑप्शन 2 समवर्ती वैधता, ऑप्शन 3 प्रत्यक्ष वैधता, ऑप्शन 4 अभिसारी वैधता। ऑप्शन 1 कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी, ऑप्शन 2 कॉन्करेंट वैलिडिटी, ऑप्शन 3 फेस वैलिडिटी, ऑप्शन 4 कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कि आपको परिकल्पना निकालने के लिए किस प्रकार की वैधता की आवश्यकता होगी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, क्योंकि हमें जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, एक हाइपोथेसिस है, तो आपको इसमें एक वैलिडेट पॉइंट निकालना है। इसके लिए आप किस मेथड का यूज़ करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, तो हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एक क्वेश्चन, हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, संरचना वैधता का यूज़ करना होगा। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर, जिसमें यहाँ संरचना वैधता की बात की जा रही है, जिसमें शोधकर्ता को अवधारणा से संबंधित सिद्धांत से परिकल्पना निकालने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोध के रैखिक मॉडल में अनुभवजन्य चरणों के सही क्रम की पहचान करें। रिसर्च प्रक्रिया के रैखिक मॉडल में अनुभवजन्य चरणों के सही क्रम की पहचान करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्पिरिकल स्टेप्स इन द लीनियर मॉडल ऑफ रिसर्च प्रोसेस। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एम्पिरिकल स्टेप्स इन द लीनियर मॉडल ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। तो हमें बताना है कि शोध प्रक्रिया के जो रैखिक मॉडल में अनुभवजन्य चरण हैं, इनके सही क्रम की हमें पहचान बतानी है। ऑप्शन 1 नमूनाकरण, ऑप्शन 2 सिद्धांत, इसमें सैम्पलिंग है, थ्योरी, इंटरप्रिटेशन, कलेक्शन, वैलिडेशन, हाइपोथेसिस। फिर ऑप्शन 2 देखिए, थ्योरी, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, वैलिडेशन। ऑप्शन 3 सत्यापन, सिद्धांत, परिकल्पना, संग्रह, नमूनाकरण, व्याख्या। ऑप्शन 4 संग्रह, नमूनाकरण, परिकल्पनाएं, सिद्धांत, व्याख्या या संचालन। इसी का इंग्लिश वर्जन आपके सामने यहाँ पे रखा गया है, जिसमें थर्ड पॉइंट है आपका वैलिडेशन, थ्योरी, हाइपोथेसिस, कलेक्शन, सैम्पलिंग, इंटरप्रिटेशन। ऑप्शन 4 कलेक्शन, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, थ्योरी, इंटरप्रिटेशन, ऑपरेशनलाइजेशन। शोध प्रक्रिया के रैखिक मॉडल में अनुभवजन्य चरणों के सही क्रम की पहचान बतानी है। तो हमें इसका सही आंसर बताना है कि क्या होगा। देखिए सबसे पहले थ्योरी क्रिएट की जाएगी, ऑप्शन 2 इसमें सही जाएगा। पहले आप थ्योरी बनाएंगे, फिर हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, फिर सैम्पलिंग करेंगे, फिर डेटा का कलेक्शन करेंगे, इंटरप्रिटेशन एंड लास्ट में इसका वैलिडेशन है। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर, थ्योरी, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, कलेक्शन, इंटरप्रिटेशन, वैलिडेशन। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि शोध बहुत छोटे बच्चों या कम बोलने वाले व्यक्तियों पर किया जाना है तो निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल इस स्थिति में प्रयुक्त होगा। अगर रिसर्च जो है छोटे बच्चों या कम बोलने वाले व्यक्तियों पर किया जाना है तो निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल इस स्थिति में उपयुक्त होगा। देखिए, इफ द रिसर्च इज टू बी कंडक्टेड ऑन वेरी यंग चिल्ड्रेन और इनआर्टिकुलेट पर्सन्स, which one of the following models will be appropriate in this situation? Option 1 प्रयोग, ऑप्शन 2 सर्वेक्षण, ऑप्शन 3 अवलोकन, ऑप्शन 4 केस इतिहास। ऑप्शन 1 एक्सपेरिमेंट, ऑप्शन 2 सर्वे, ऑप्शन 3 ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन 4 केस हिस्ट्री। अब सवाल हमारा क्या है कि अगर कम बोलने वाले या बहुत ही छोटे बच्चों के व्यक्तियों का हमें अध्ययन करना है, उन पे कोई स्टडी करनी है, उन पे कोई रिसर्च करनी है, तो हम कैसे मॉडल का यूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता है, सर्वे नहीं किया जा सकता है, उनका कोई केस हिस्ट्री नहीं होता, तो लास्ट में बचेगा ऑब्जर्वेशन। आप छोटे बच्चों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, तो ऑब्जर्व किया जा सकता है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अवलोकन किया जाएगा यानी ऑब्जर्व किया जाएगा छोटे बच्चों की कंडीशन में अगर आपको रिसर्च करने को दी जा रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में चरों का हेरफेर और नियंत्रण
तथा नमूने का यादृच्छिकरण दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में चरों का हेरफेर और नियंत्रण, नमूने का यादृच्छिकरण और दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं? देखिए, इन विच द फॉलोइंग रिसर्च मेथड्स मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स and randomization of sample are two of the basic requirement. ऑप्शन 1 कार्योत्तर अनुसंधान, ऑप्शन 2 वर्णनात्मक अनुसंधान, ऑप्शन 3 केस अध्ययन अनुसंधान, ऑप्शन 4 प्रायोगिक अनुसंधान। ऑप्शन 1 एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ऑप्शन 2 डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ऑप्शन 3 केस स्टडी रिसर्च, ऑप्शन 4 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो हमें बताना है कि अगर शोध पद्धति में चरों का हेरफेर या कंट्रोल किया जाता है तो हम किस तरीके के मेथड को यूज़ में लाने वाले हैं। देखिए, आपको पता है दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज किया जाता है तो जो वेरिएबल उस पर डिपेंड कर रहा है उस पर ऑटोमेटिक तरीके से चेंज देखने को मिलेगा। और ये काम हम करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में करते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। तो चरों का हेरफेर या नियंत्रण तथा नमूने का यादृच्छिकरण दो मूलभूत आवश्यकताएं, ये शोध पद्धति है हमारी प्रायोगिक अनुसंधान की, एक्सपेरिमेंट मेथड में हम ऐसा करते हैं। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार के गुणात्मक शोध डिजाइन में लोगों के जीवन का वर्णन करने वाली व्यक्तिगत कहानियों का अन्वेषण किया जाता है? क्वेश्चन सही से पढ़ें, आपको इसका आंसर एज इट इज ही मिल जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही है। इन विच टाइप ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन इंडिविजुअल स्टोरीज टू बी डिस्क्राइब द लाइफ्स ऑफ पीपल आर एक्सप्लोर्ड? किस प्रकार के गुणात्मक शोध डिजाइन में लोगों के जीवन का वर्णन करने वाली व्यक्तिगत कहानियों का अन्वेषण किया जाता है? ऑप्शन 1 नृवंश विज्ञान, ऑप्शन 2 आधारभूत सिद्धांत अनुसंधान, ऑप्शन 3 प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, ऑप्शन 4 कथात्मक अनुसंधान। ऑप्शन 1 इथनोग्राफी, ऑप्शन 2 ग्राउंडेड थियरी रिसर्च, ऑप्शन 3 सिंबॉलिक इंटरैक्शन, ऑप्शन 4 नैरेटिव रिसर्च। तो देखिए एक बार फिर क्वेश्चन देखते हैं। गुणात्मक शोध डिजाइन में लोगों के जीवन का वर्णन करने वाली व्यक्तिगत कहानियों का अन्वेषण जो किया जाता है, हम एक नरेशन क्रिएट करते हैं, ये नैरेटिव रिसर्च हो जाएगी या कथात्मक अनुसंधान। इसमें आप नैरेटिव रिसर्च पे जाएंगे। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर क्योंकि हम इसमें एक कहानी बना रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध पत्रिका की गुणवत्ता का सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सी एक शोध पत्रिका का गुणवत्ता का सूचक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ अ रिसर्च जर्नल? ऑप्शन 1 प्रभाव कारक, ऑप्शन 2 एच सूचकांक, ऑप्शन 3 जी सूचकांक, ऑप्शन 4 I10 सूचकांक। ऑप्शन 1 इम्पैक्ट फैक्टर, एच इंडेक्स, जी इंडेक्स, I10 इंडेक्स। तो हमें बताना है जो आपकी शोध पत्रिका है उसकी गुणवत्ता का सूचक इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 प्रभाव कारक। ऑप्शन 1 इम्पैक्ट फैक्टर इज द राइट आंसर। क्या इसका सही आंसर होगा? प्रभाव कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मौलिक अनुसंधान के सिद्धांतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? मौलिक अनुसंधान के सिद्धांतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किया जाता है? The principles of fundamental research are used in ऑप्शन 1 क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन 2 अनुप्रयुक्त अनुसंधान, ऑप्शन 3 दार्शनिक अनुसंधान, ऑप्शन 4 ऐतिहासिक अनुसंधान। ऑप्शन 1 एक्शन रिसर्च, ऑप्शन 2 अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन 3 फिलोसफिकल रिसर्च, ऑप्शन 4 हिस्टोरिकल रिसर्च। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझिए। मौलिक अनुसंधान के सिद्धांतों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? जो हमारी बेसिक थ्योरीज बनाई जाती हैं, जो फंडामेंटल रिसर्च का पार्ट है, जब वो बन जाती हैं तो उसके बाद में उनका प्रयोग किस में किया जाता है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। इसका जो सही आंसर होगा कि अगर आपकी थ्योरी बन गई है तो थ्योरी को फिर आप क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो है अप्लाइड रिसर्च, अनुप्रयुक्त अनुसंधान। थ्योरी बनने के बाद आप उसको अप्लाई करेंगे। द प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च आर यूज्ड इन अप्लाइड रिसर्च। ऑप्शन 2 इज द
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्ययन की सटीकता का तर्क देने के लिए शोधकर्ता को in order to argument the accuracy of the study the researcher ऑप्शन 1 अपने नमूने का आकार बढ़ाना चाहिए, ऑप्शन 2 ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए, ऑप्शन 3 विचरण को उच्च बनाए रखना चाहिए, ऑप्शन 4 ये सभी। 1 should increase the size of his sample, ऑप्शन 2 should be honest and unbiased, ऑप्शन 3 should keep the variance high, ऑप्शन 4 all of these। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? अध्ययन की सटीकता का तर्क देने के लिए शोधकर्ता को इन ऑर्डर टू आर्ग्यूमेंट द एक्यूरेसी ऑफ द स्टडी द रिसर्चर, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि अपने नमूने का आकार भी जो सैंपल है उसका साइज बढ़ाएं, आपको ऑनेस्ट और अनबायस्ड रहना चाहिए, साथ ही साथ आपको वेरिएंस हाई रखना चाहिए, शुड कीप द वेरिएंस हाई। ये सभी ऑल ऑफ दीज सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। अध्ययन की सटीकता का तर्क देने के लिए शोधकर्ता को इन सभी को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। HTTP इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, लगभग इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते होंगे। तो स्टेटमेंट 1 है HTTP इज अ सिक्योर प्रोटोकॉल। स्टेटमेंट 2 HTTPS यूजेस इंक्रिप्शन टू सिक्योर कम्युनिकेशन। आपका स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि HTTP एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि HTTPS संचार को सुरक्षित करने के लिए इंक्रिप्शन का उपयोग करता है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी 1 is correct and 2 is incorrect, ऑप्शन सी 1 incorrect, सेकेंड करेक्ट, ऑप्शन डी बोथ incorrect। तो इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? एक बार फिर क्वेश्चन देखिए, HTTP is a secure protocol, HTTP uses encryption to secure communication। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 incorrect and 2 correct। 1 incorrect है और 2 जो है आपका करेक्ट है कि HTTP एक सुरक्षित प्रोटोकॉल है, ये इनकरेक्ट है। और HTTP संचार को सुरक्षित करने के लिए इंक्रिप्शन का उपयोग किया जाता है। तो आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो राइट होगा। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट 1 कह रहा है DNS कन्वर्ट्स IP एड्रेसेस इनटू डोमेन नेम्स। इनका कहना है जो DNS है वो IP पतों को डोमेन नेम्स में चेंज करता है। स्टेटमेंट 2 DNS मेक्स वेबसाइट इजियर टू एक्सेस। DNS वेबसाइट तक पहुंच को आसान बनाता है। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों में कौन सा स्टेटमेंट सही है या दोनों ही सही हैं। तो फिर सिमिलर ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी बोथ 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन सी 1 इनकरेक्ट एंड 2 करेक्ट, ऑप्शन डी बोथ इनकरेक्ट। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए DNS IP पतों को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है। स्टेटमेंट 2 है DNS वेबसाइट तक पहुंच को आसान बनाता है। ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है क्योंकि DNS कन्वर्ट IP एड्रेस इनटू डोमेन नेम्स, ये सही नहीं है। DNS IP एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज नहीं करता है। ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट एंड DNS वेबसाइट तक पहुंच को ईजियर बनाता है, ये सही है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। इसका भी सही आंसर है ऑप्शन सी 1 इनकरेक्ट एंड 2 करेक्ट। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट 1 ट्रोजन हॉर्सेस रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली लाइक वॉर्म्स। स्टेटमेंट 2 वॉर्म्स स्प्रेड थ्रू नेटवर्क्स विदाउट यूजर एक्शन। ट्रोजन हॉर्स वर्म्स की तरह स्वचालित रूप से प्रतिकृति बनाते हैं, रेप्लिकेट करते हैं ऑटोमेटिकली, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। वर्म्स उपयोगकर्ता की कार्रवाई के बिना नेटवर्क के माध्यम से फैलते हैं, ये सही है। जो वर्म्स हैं ये स्प्रेड करते हैं उपयोगकर्ता की कार्रवाई के बिना। स्टेटमेंट एक बार फिर पढ़ें। ऑप्शन 1 ट्रोजन हॉर्सेस रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली लाइक वर्म्स। स्टेटमेंट 2 वर्म्स स्प्रेड थ्रू नेटवर्क विदाउट यूजर एक्शन। ये इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसका ऑप्शन 2 जो है वो सही है, ऑप्शन 1। स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 यहाँ पे रॉन्ग है।
देखिए क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, आपको रीड करना पड़ता है, फिर कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो इनको ध्यान से ज़रूर करें। ऑप्शन सी इसमें सही है, ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट एंड 2 इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। इसमें ऑप्शन 1 जो है आपका इनकरेक्ट है और ऑप्शन 2 जो है यानी स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, अ फायर वॉल प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस। स्टेटमेंट 2 कह रहा है फायर वॉल कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कथन ए का कहना है फायरवॉल अनधिकृत पहुंच को रोकता है, अ फायरवॉल प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस। आपका स्टेटमेंट 2 कह रहा है फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकता है। हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो देखिए फायरवॉल है वो प्रिवेंट करता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस को, यानी वो अनधिकृत पहुंच को रोकता है, तो ये सही है, ऑप्शन 1 इज राइट। ऑप्शन 2 है आपका फायरवॉल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो सकता है, ऑप्शन 2 भी इसमें सही है। ऑप्शन 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन जाएगा वो है ऑप्शन ए। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट बिकॉज अ फायरवॉल प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस, इट्स ट्रू। स्टेटमेंट 2 फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इट्स ऑल्सो ट्रू। बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स रिसोर्सेज ऑन डिमांड। स्टेटमेंट 2 SaaS इज अ सर्विस मॉडल इन क्लाउड कंप्यूटिंग। तो देखिए आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिला है SaaS, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसको आपको याद रखना है, SaaS की फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग मांग पर संसाधन उपलब्ध कराता है। स्टेटमेंट 2 सेज क्लाउड कंप्यूटिंग में एक सेवा मॉडल है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी 1 करेक्ट सेकेंड इनकरेक्ट, ऑप्शन सी 1 इनकरेक्ट एंड 2 करेक्ट, ऑप्शन डी बोथ इनकरेक्ट। तो देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग मांग पर संसाधन उपलब्ध कराता है, स्टेटमेंट 1 इज राइट। सेस क्लाउड कंप्यूटिंग में एक सेवा मॉडल है, ऑप्शन स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1 वाईफाई यूजेस IEEE 802.11 स्टैंडर्ड। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, वाईफाई अलाउस लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन अप टू 50 किलोमीटर। देखिए हिंदी में देखते हैं, वाईफाई IEEE 802.11 मानक का उपयोग करता है। वाईफाई 50 किलोमीटर तक लंबी दूरी के संचार को अनुमति देता है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देखिए वाईफाई यूजेस IEEE 802.11 स्टैंडर्ड, ये सही है। आपको याद रखना है कि वाईफाई जो यूज़ करता है, जो मानक यूज़ करता है वो है IEEE 802.11। ये एज इट डेटा है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा और ये सही है। अब देखिए वाईफाई अलाउस लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन अप टू 50 किलोमीटर, तो ऑप्शन स्टेटमेंट 2 सही नहीं है, क्योंकि आपको पता है वाईफाई जो है 50 किलोमीटर की रेंज को कवर नहीं करता है। ऑप्शन 1 इज राइट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा, ये ऑप्शंस देखते हैं हमारे लिए कौन सा सही और सुटेबल आंसर है। ऑप्शन ए both first and 2 are correct, option B 1 correct and 2 incorrect, option C 1 incorrect and 2 correct, option D both incorrect। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वाईफाई जो स्टैंडर्ड यूज़ कर रहा है, जो उसका मानक है, जो वो यूज़ कर रहा है, उसको आप रट लें, याद कर लें, एज इट इज़ आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है। वाईफाई यूजेस IEEE 802.11 स्टैंडर्ड, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1 करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTML की फुल फॉर्म भी याद रखें, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है HTML इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमें बताना है कि कौन सा सही है।
देखिए HTML एक मार्कअप भाषा है, ये हमें पता है, इसकी फुल फॉर्म में आ जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये भी ठीक है। ऑप्शन ए, इसमें हमें जो सही आंसर मिल रहा है वो क्या होगा, हमें ये देखना है। HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ये सही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन स्टेटमेंट 2 यहाँ पे रॉन्ग होगा, स्टेटमेंट 1 सही है। HTML एक मार्कअप भाषा है, सही है। HTML एक प्रोग्रामिंग भाषा है, ये गलत है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट। 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको लेक्चर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें और इसी तरीके के लेक्चर वीडियोस आपके लिए लाए जाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम लिंक शेयर किया जा रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1, ब्लूटूथ वर्क्स एट 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, ब्लूटूथ इज डिजाइन फॉर लॉन्ग रेंज हाई स्पीड कम्युनिकेशन। हमारा स्टेटमेंट 1 कह रहा है ब्लूटूथ वर्क्स एट 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी बैंड। स्टेटमेंट 2 कहता है ब्लूटूथ इज डिजाइन फॉर लॉन्ग रेंज हाई स्पीड कम्युनिकेशन। तो देखिए स्टेटमेंट 1 तो सही है, ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति बैंड पर काम करता है, इट्स राइट। स्टेटमेंट 1 इज राइट। ब्लूटूथ की लंबी दूरी के उच्च गति संचार के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आपको पता है ये सही नहीं, क्योंकि ब्लूटूथ बहुत लंबी दूरी कवर नहीं करता है, तो आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन ए बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट। तो हमारा आंसर हमें मिल चुका है, ऑप्शन बी सही है, 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं आप करें। प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप वहाँ पे जाकर के लेक्चर्स देख सकते हैं, उनका एक जगह पे आपको कंपाइलेशन मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1, अ मैक एड्रेस इज यूनिक फॉर ईच डिवाइस। अ मैक एड्रेस इज यूनिक फॉर ईच डिवाइस। स्टेटमेंट 2, अ मैक एड्रेस कैन बी चेंज्ड बाय यूजर्स ईजिली। अब देखिए मैक की जो फुल फॉर्म है वो हमें यहाँ पे देखनी है। मैक की फुल फॉर्म क्या रहती है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये आपको फुल फॉर्म्स याद होनी चाहिए, एज इट इज़ कभी कभी फुल फॉर्म्स पूछ दी जाती हैं। आपको पता है ICT के पेपर में फुल फॉर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा पूछी भी जाती हैं। देखिए मैक एड्रेस इज़ यूनिक फॉर ईच डिवाइस, तो ये सही है कि जितने भी डिवाइसेस होते हैं प्रत्येक डिवाइस के लिए मैक का पता अद्वितीय यूनिक है। तो ऑप्शन 1, तो स्टेटमेंट 1 आपका सही है। स्टेटमेंट 2 जो है, अ मैक एड्रेस कैन बी चेंज्ड बाय यूजर्स ईजिली, नहीं, उपयोगकर्ता द्वारा मैक पते को आसानी से बदल सकते हैं, नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। मैक एड्रेस को ईजिली यूज़र चेंज नहीं कर सकता है, लेकिन मैक एड्रेस एक यूनिक एड्रेस होता है फॉर ईच डिवाइस, ये सही है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, ऑप्शन बी 1 करेक्ट 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन सी 1 इनकरेक्ट 2 करेक्ट एंड ऑप्शन डी बोथ इनकरेक्ट। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1, malware is a malicious software. Statement 2, spyware is an example of malware. स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि malware एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है और स्टेटमेंट 2 कहता है spyware malware का एक उदाहरण है। तो देखिए इसमें क्या सही मिलेगा, आपको पता चल चुका होगा, कॉमन सेंस वाला ही क्वेश्चन था। ऑप्शन ए बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी 1 करेक्ट एंड 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन सी 1 इनकरेक्ट एंड 2 करेक्ट, ऑप्शन डी बोथ इनकरेक्ट। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। malware is a malicious software, option statement 1 is right. spyware is an example of malware, statement 2 is also correct. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट 1, 4G offers higher speed than 3G. Statement 2, 5G enables ultra low latency communication. देखिए इसमें बताना है 4G जो है वो 3G से ज़्यादा गति प्रदान करता है,
5G अत्यंत कम विलंबता वाला संचार संभव बनाता है। इसमें क्या सही है? 5G अत्यंत कम विलंबता वाला संचार संभव बनाता है। 5G इनेबल्स अल्ट्रा लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन बी 1 इनकरेक्ट 2 इनकरेक्ट, ऑप्शन सी 1 इनकरेक्ट 2 करेक्ट, ऑप्शन डी बोथ इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, क्योंकि 4G जो है उसकी स्पीड हाइयर है देन 3G, और स्टेटमेंट 2 जो है वो 5G अत्यंत कम विलंबता वाला संचार संभव बनाता है। ऑप्शन ए इज राइट। एंड कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक स्तर पर सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय करता है? कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पर सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय करता है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट्स द एजुकेशन फॉर ऑल प्रोग्राम at the global level? Which international organization coordinates the education for all program at the global level? Option 1 UNDP, option 2 UNESCO, option 3 IMF, option 4 UNEP। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 यूनेस्को। यूनेस्को जो है वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय करता है। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। हो सकता है फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दी जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए। और यूनेस्को एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक स्तर पर सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम का समन्वय करता है। ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा में केशिका क्रिया शब्द का अर्थ है? मृदा में केशिका क्रिया शब्द का अर्थ है द टर्म कैपिलरी एक्शन इन सॉयल रिफर्स टू। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1 गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति, ऑप्शन 2 खनिजों का निक्षालन, ऑप्शन 3 सूर्य के प्रकाश का अवशोषण, ऑप्शन 4 कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। ऑप्शन 1 मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी, ऑप्शन 2 लीचिंग ऑफ मिनरल्स, ऑप्शन 3 एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, ऑप्शन 4 डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जल की गति, इसे कैपिलरी एक्शन कहा जाता है सॉयल में। द टर्म कैपिलरी एक्शन इन सॉयल रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ वाटर अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट वाटर का मूवमेंट होना, दिस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से मिशन NAPCC कार्य योजना में शामिल हैं? निम्नलिखित में से कौन से मिशन NAPCC कार्य योजना में शामिल हैं? Which of the given missions are included in the NAPCC action plan? आपको पता होना चाहिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। ऑप्शन 1 राष्ट्रीय जल मिशन, ऑप्शन 2 राष्ट्रीय सौर मिशन, ऑप्शन 3 राष्ट्रीय सतत आवास मिशन, ऑप्शन 4 राष्ट्रीय हरित भारत मिशन। ऑप्शन 1 नेशनल वाटर मिशन, ऑप्शन 2 नेशनल सोलर मिशन, ऑप्शन 3 नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ऑप्शन 4 नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। हमको बताना है NAPCC कार्य योजना में कौन से मिशन शामिल किए गए हैं। देखिए NAPCC ये 2018 में शुरू की गई योजना है और इसका पूरा नाम है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हमें बताना है कि इसमें कौन कौन से प्लान शामिल हैं। 2008 में ये शुरू हुई थी और टोटल 8 प्लान्स इसमें हैं, जिसमें 4 आपके सामने हैं और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 2 3 4 ओनली, यानी ऑप्शन 1 2 3 4 सभी इसके आंसर हैं, ये सभी सही हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर।
इसमें राष्ट्रीय जल मिशन को शामिल किया गया है, राष्ट्रीय सोलर मिशन को, राष्ट्रीय सतत आवास मिशन को, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, ग्रीन इंडिया, इन सभी को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट विस्फोटक होगा या उत्प्लादक, यह निर्धारित करने वाला प्राथमिक कारक कौन सा है। ज्वालामुखी विस्फोट विस्फोटक होगा या उत्प्लावक, यह निर्धारित करने वाला प्राथमिक कारक कौन सा है। विच इज द प्राइमरी फैक्टर दैट डिटरमाइंस वेदर अ वोल्केनिक इरप्शन विल बी एक्सप्लोजिव और इफ्यूजिव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका वोल्केनिक इरप्शन होता है उसमें जो मैग्मा निकलता है वो बाहर की तरफ जाएगा या वो अंदर ही चला जाएगा, इसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो वो कौन सा प्राइमरी फैक्टर है वो जो डिसाइड करता है कि एक्सप्लोजिव होगा या इफ्यूजिव होगा। ऑप्शन 1 मैग्मा में गैस की मात्रा, ऑप्शन 2 मैग्मा का तापमान, ऑप्शन 3 मैग्मा कक्ष की गहराई, ऑप्शन 4 मैग्मा में पानी की उपस्थिति। इंग्लिश में देखिए, ऑप्शन 1 अमाउंट ऑफ गैस कंटेंट इन द मैग्मा, ऑप्शन 2 टेम्परेचर ऑफ द मैग्मा, ऑप्शन 3 डेप्थ ऑफ द मैग्मा चैम्बर, ऑप्शन 4 प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द मैग्मा। तो हमें बताना है कि वो कौन सा प्राइमरी फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करता है कि वोल्केनिक इरप्शन विल बी एक्सप्लोजिव और इफ्यूजिव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1 मैग्मा में गैस की मात्रा, अमाउंट ऑफ गैस कंटेंट इन द मैग्मा। ये डिफाइन करता है या ये डिटरमाइन करता है कि विस्फोट जो है वो एक्सप्लोजिव है या इफ्यूजिव है। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें, अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें, रिवीजन करें जितना ज़्यादा हो सके, अभी हमारे पास टाइम है, सो दैट वी कैन रिवाइज एंटायर सिलेबस और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि PYQs जो है ये आपको हेल्प करेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं ये समझने में, किन टॉपिक्स से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं वो देखने में। थर्डली कुछ न्यू क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, नया एक पैटर्न UGC नेट के क्वेश्चन पेपर्स में देखने को आ रहा है, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा। आइए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन एक वैश्विक संधि है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के प्रभावों से बचाना है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन एक यूनिवर्सल या ग्लोबल ट्रीटी है जिसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से या पॉल्यूटेंट से बचाना है। इंग्लिश में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन इज अ ग्लोबल ट्रीटी दैट एम्स टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, अब देखिए इसमें कौन सी वो ट्रीटी हमें देखना है। ऑप्शन 1 स्टॉकहोम कन्वेंशन, ऑप्शन 2 बेसल कन्वेंशन, ऑप्शन 3 मिनामाटा कन्वेंशन, ऑप्शन 4 रामसर कन्वेंशन। तो आपको बताना है कि वे कौन सा सम्मेलन है या कौन सी संधि है जिसका मूल उद्देश्य स्वास्थ्य और पर्यावरण को स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के प्रभावों से बचाना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 1 स्टॉकहोम कन्वेंशन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1 स्टॉकहोम कन्वेंशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान प्रणाली में कार्डबोर्ड के डिब्बों पर नीले रंग का चिन्ह किस प्रकार के अपशिष्ट को दर्शाता है। जो जैव चिकित्सक अपशिष्ट यानी जो डिस्पोजल सिस्टम है उसमें कार्डबोर्ड के डिब्बों पर ब्लू कलर का जो साइन होता है वो किस प्रकार के अपशिष्ट को दर्शाता है। देखिए, विच टाइप ऑफ वेस्ट डज द ब्लू कलर्ड मार्किंग ऑन कार्डबोर्ड बॉक्सेस सिग्निफाई इन द बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। ऑप्शन 1 प्लास्टिक अपशिष्ट, ऑप्शन 2 कांच के बर्तनों का अपशिष्ट, ऑप्शन 3 धातु अपशिष्ट, ऑप्शन 4 कागज अपशिष्ट। ऑप्शन 1 प्लास्टिक वेस्ट, ऑप्शन 2 ग्लास वेयर वेस्ट, ऑप्शन 3 मेटल वेस्ट, ऑप्शन 4 पेपर वेस्ट। तो हमें बताना है कि वो कौन सा वेस्ट है।
तो इसका जो सही आंसर जा रहा है वो हमारा ऑप्शन 2 है, कांच के बर्तनों का अपशिष्ट। इसे हम कहते हैं ग्लास वेयर वेस्ट। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। एक बार क्वेश्चन देखिए, इसको समझिए। जैव चिकित्सा अपशिष्ट निदान प्रणाली में कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस हैं उन पर नीले रंग का एक सिंबल बना होता है। अब ये सिंबल किस प्रकार के अपशिष्ट को दर्शाता है, मतलब इसमें किस प्रकार का वेस्ट पड़ा हुआ है। तो वो वेस्ट जो होता है वो ग्लास वेयर वेस्ट है, जो कांच के बर्तनों का अपशिष्ट होता है ग्लास वेयर वेस्ट है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग phenomena is not a natural hazard? Which of the following phenomena is not a natural hazard? Option 1 जंगल की आग, ऑप्शन 2 बिजली गिरना, ऑप्शन 3 भूस्खलन, ऑप्शन 4 रासायनिक संदूषण। ऑप्शन 1 वाइल्ड फायर, जंगल की आग या जंगल में आग लगना, ऑप्शन 2 लाइटनिंग, ऑप्शन 3 लैंडस्लाइड, ऑप्शन 4 केमिकल कंटेमिनेशन। इसमें से कौन सा नेचुरल हैजार्डस नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए, रासायनिक संदूषण या फिर केमिकल कंटेमिनेशन जो है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। रासायनिक संदूषण ये क्या नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, जबकि जंगल में आग लग जाना, बिजली गिरना और लैंडस्लाइड, ऑल दीज आर नेचुरल हैजार्ड, बट जो केमिकल कंटेमिनेशन है ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए कार्टेजेना प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? देखिए, बायोडाइवर्सिटी पर एक कन्वेंशन हुआ जिसका नाम है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। इसका पर्पस क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोडाइवर्सिटी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? ऑप्शन 1 जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना। ऑप्शन 2 स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देना। ऑप्शन 3 खतरनाक कचरे की सीमा पार आवागमन को नियंत्रित करना। ऑप्शन 4 स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करने वाले स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों का प्रबंधन और उन्मूलन करना। ऑप्शन 1 टू इंश्योर द सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग modified organism, LMOS, living modified organism. Option 2 to promote sustainable forest management. Option 3 to control transboundary movements of hazardous waste. Option 4 to manage and eliminate persistent organic pollutant that pose health risk. अब हमें बताना है कि बायोडाइवर्सिटी पर जो कन्वेंशन हुआ था उसमें कार्टेजेना प्रोटोकॉल का मेन एजेंडा क्या था, उसका एजेंडा हमें यहाँ पे क्लियर करना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है, आप गेस करें अगर आपको आता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1 जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना। जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना। टू इंश्योर the safe handling, transport and use of living modified organism. Option 1 is the right answer. ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था, जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उच्च उर्वरता, गहरे रंग की होती है और प्रायः मध्यम से उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? कौन सी मिट्टी जो उच्च हाई फर्टिलिटी है, जिसका ब्लैक कलर है, डार्क कलर में है, और वो मध्यम से यानी कि मीडियम से हाई रेनफॉल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप कैरेक्टराइज्ड बाय हाई फर्टिलिटी, डार्क कलर एंड इज ऑफन फाउंड इन रीजन्स विथ मॉडरेट टू हाई रेनफॉल? इसकी स्पेशलिटी क्या है? सॉइल की बात की जा रही है, हाई फर्टिलिटी, डार्क कलर और कैसे क्षेत्रों में पाया जा रहा है, मॉडरेट टू हाई रेनफॉल। आपको बताना है कि वो कौन सी सॉइल है। ऑप्शन 1 लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन 2 जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन 3 काली मिट्टी, ऑप्शन 4 शुष्क मिट्टी। ऑप्शन 1 लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन 2 एलुवियल सॉयल, ऑप्शन 3 ब्लैक सॉयल, ऑप्शन 4 एरिड सॉयल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 ब्लैक सॉयल। ये ऐसी मिट्टी है जो ब्लैक कलर में तो होती है,
हाई फर्टिलिटी रेट इसका होता है और ये मॉडरेट टू हाई रेनफॉल वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपक का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? दीज आर टर्म्स विच आर यूज्ड इन एनवायरनमेंट, तो आपको इनको याद करके रखना है, ये डायरेक्टली पूछ दी जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल, किस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेशंस का यूज किया जाता है? ऑप्शन 1 वायु प्रदूषण, ऑप्शन 2 जल प्रदूषण, ऑप्शन 3 ध्वनि प्रदूषण, ऑप्शन 4 मृदा प्रदूषण। ऑप्शन 1 एयर पोल्यूशन, ऑप्शन 2 वाटर पोल्यूशन, ऑप्शन 3 नॉइज पोल्यूशन, ऑप्शन 4 सॉइल पोल्यूशन। तो हमें इसका सही आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एयर पोल्यूशन। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, इन्हें एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्टिसोल किसके कारण विस्तार और संकुचन प्रदर्शित करते हैं? वर्टिसोल्स exhibit expansion and contraction due to ऑप्शन 1 ह्यूमस की उपस्थिति, ऑप्शन 2 भारी वर्षा, ऑप्शन 3 नमी की मात्रा में परिवर्तन, ऑप्शन 4 ज्वालामुखी गतिविधि। ऑप्शन 1 प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस, ऑप्शन 2 हैवी प्रिसिपिटेशन, ऑप्शन 3 चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्शन 4 वोल्केनिक एक्टिविटी। तो ये जो वर्टिसोल है वो किसके कारण विस्तार और संकुचन प्रदर्शित करते हैं? इसका सही आंसर होगा चेंजेस इन मॉइस्चर कंटेंट, नमी की मात्रा में परिवर्तन। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन चिंतनशील शिक्षण से सबसे अधिक संबद्ध है? निम्नलिखित में से कौन चिंतनशील शिक्षण से सबसे अधिक संबद्ध है? Which of the following is most associated with reflective teaching? ऑप्शन 1 रटना, ऑप्शन 2 स्मरण, ऑप्शन 3 आत्म अवलोकन और आत्म मूल्यांकन, ऑप्शन 4 कठोर अनुशासन। तो आपको बताना है कि रिफ्लेक्टिव टीचिंग से कौन सा रिलेट करता है। ऑप्शन 1 रोट लर्निंग, ऑप्शन 2 मेमोराइजेशन, ऑप्शन 3 सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, ऑप्शन 4 स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो देखिए इसका सही आंसर होगा, अभी रिफ्लेक्टिव मेथड की बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव टीचिंग की बात कर रहे हैं, इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन 3 आत्म अवलोकन और आत्म मूल्यांकन। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, इसका सही आंसर क्या होगा? सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। चिंतनशील शिक्षण से संबंधित है सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सहयोगात्मक शिक्षण में दो शिक्षक मिलकर एक पाठ की योजना बनाते हैं और उसे पढ़ाते हैं। यह मॉडल किस शैक्षिक दर्शन के सबसे अधिक अनुरूप है? इन कोलैबोरेटिव टीचिंग, टू टीचर्स को प्लान एंड को डिलीवर अ लेसन। अब इसमें क्या है? कोलैबोरेटिंग टीचिंग है, मतलब साथ मिलकर पढ़ा रहे हैं, दो टीचर्स हो गए और वो को प्लान कर रहे हैं, को डिलीवर करना चाहते हैं एक लेसन को। आपको बताना है दिस मॉडल इज मोस्ट अलाइंड विद विच एजुकेशनल फिलॉसफी। ये जो तरीका है पढ़ाने का, जो टीचिंग मेथड है, वो किस फिलॉसफी से रिलेट कर रहा है? सहयोगात्मक शिक्षण में दो शिक्षक मिलकर एक पाठ की योजना बनाते हैं और उसे पढ़ाते हैं। यह मॉडल किस शैक्षिक दर्शन से सबसे अधिक अनुरूप है? ऑप्शन 1 शाश्वतवाद, ऑप्शन 2 व्यवहारवाद, ऑप्शन 3 निर्माणवाद, ऑप्शन 4 अनिवार्यवाद। ऑप्शन 1 पेरिनियलिज्म, ऑप्शन 2 बिहेवियरिज्म, ऑप्शन 3 कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन 4 इसेंशियलिज्म। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। देखिए ये जो टीचिंग मेथड है जिसमें कोलैबोरेटिंग टीचिंग हो रही है और दो टीचर्स मिल करके किसी लेसन को डिलीवर कर रहे हैं, को प्लान कर रहे हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 कंस्ट्रक्टिज्म। ये रचनावाद या निर्माणवाद का टीचिंग मेथड है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर।
पेरेनियलिज्म का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पेरेनियलिज्म का मतलब है ऐसा मेथड जिसमें हम लाइक बुकिश नॉलेज, हम पूरे साल कुछ इसेंशियल कुछ ऐसी बुक्स हैं जो आपकी टीचिंग में यूज़ ही की जाती हैं अकॉर्डिंग टू योर कोर्स, तो वो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, तो ये आपका पेरेनियलिज्म हो गया। और फिर इसेंशियलिज्म का मतलब है जो आवश्यक ही है पढ़ना, जैसे अगर हम बात करें राइटिंग लर्निंग वो आनी ही चाहिए, तो वो हम इसेंशियलिज्म में रखते हैं। लेकिन ये जो टीचिंग का मेथड है ये निर्माणवाद या कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी में रखा जाता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र के बीच सबसे उपयुक्त संबंध दर्शाता है। इस क्वेश्चन को हम इंग्लिश में समझते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम, सिलेबस एंड पेडागॉगी। हमें बताना है कि करिकुलम, सिलेबस और पेडागॉगी के बीच में कौन सा स्टेटमेंट सबसे एप्रोप्रिएट रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन 1, शिक्षण शास्त्र पाठ्यक्रम का एक भाग है जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 2, पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम शामिल होता है और शिक्षण शास्त्र उसे पढ़ाने की विधि है। ऑप्शन 3, पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम एक समान है, शिक्षण शास्त्र अलग है। ऑप्शन 4, पाठ्यक्रम निर्धारित करता है और शिक्षण शास्त्र पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है। जब हम इसे हिंदी में पढ़ रहे हैं तो करिकुलम और सिलेबस को ये एक समान इसमें लिख दिया गया है। तो एक बार इंग्लिश के ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन 1, पेडागॉगी इज अ पार्ट ऑफ सिलेबस दैट कम्स अंडर करिकुलम। ऑप्शन 2, curriculum includes syllabus and pedagogy is the method to teach it. Option 3, syllabus and curriculum are identical, pedagogy is separate. Option 4, syllabus determines curriculum and pedagogy follows curriculum. तो आपको बताना है करिकुलम और सिलेबस एंड पेडागॉगी के बीच में बेहतर रिलेशन रिप्रेजेंट करने वाला स्टेटमेंट कौन है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2, करिकुलम इंक्लूड सिलेबस एंड पेडागॉगी इज द मेथड टू टीच। क्योंकि करिकुलम जो है एक बड़ा सर्कल हो जाता है जिसमें सिलेबस आता है, ठीक है। सिलेबस लाइक आपका मैथ्स का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस, तो वो एक सब्जेक्ट एप्रोप्रिएट सिलेबस की बात की जा रही है। करिकुलम इज़ अ ब्रॉडर वर्ड, तो करिकुलम के अंदर जो है सिलेबस आ जाता है, करिकुलम में ही सिलेबस शामिल है। और पेडागॉगी का मतलब है ये पढ़ाने का एक मेथड है। पेडागॉगी इज द मेथड टू टीच। ऑप्शन 2 सही है हमारा, पाठ्यक्रम में पाठ्यक्रम शामिल है, यानी करिकुलम इंक्लूड सिलेबस और शिक्षण शास्त्र उसे पढ़ाने की विधि है। पेडागॉगी मतलब शिक्षण शास्त्र उसे पढ़ाने की विधि है। पेडागॉगी एक मेथड है हाउ टू टीच। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको टीचिंग मेथड से रिलेटेड टॉपिक पे देखने को मिलेंगे। अगर आप दिसंबर 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्वेश्चन सीरीज। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम सिद्धांतों का उनके संबंधित सिद्धांत से मिलान करें। अधिगम सिद्धांतों का उनके संबंधित सिद्धांत से मिलान करें। देखिए आपकी लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई है। इसमें कुछ थ्योरीज दी गई हैं और कौन सी थ्योरी है यहाँ पे आपको बताना है। एक जगह पे आपका प्रिंसिपल है, दूसरी जगह पे थ्योरी है। ए, परिणामों के माध्यम से अधिगम। बी, उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध। सी, ज्ञान का सक्रिय निर्माण। डी, मॉडलिंग में पर्यावरण की भूमिका। इसके जस्ट अपोजिट देखिए, 1 रचनावाद, 2 क्रिया प्रसूत अनुबंधन, 3 शास्त्रीय अनुबंधन, 4 सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगर आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। लिस्ट 1 प्रिंसिपल, ऑप्शन ए लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। आपको बताना है किससे रिलेट करेगा। बी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। सी, नॉलेज इज एक्टिवली बिल्ड। डी, रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन मॉडलिंग। तो देखिए इसमें हमें बताना है क्या सही होगा। इसमें कंस्ट्रक्टिविज्म आता है। ऑप्शन 2 ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑप्शन 3 क्लासिकल कंडीशनिंग। ऑप्शन 4 सोशल लर्निंग थ्योरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। हमारे ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, आपको एक सही ऑप्शन लेना है। पहले हम देखते हैं लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। ये आपको बताया जा चुका है एक लेक्चर में, लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस। तो इसका ए का हो जाएगा 2, ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग। लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणामों के द्वारा सीखना, तो ये आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग में आ जाता है।
स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन ये क्लासिकल कंडीशनिंग है, बी का थर्ड है। और नॉलेज इज एक्टिवली बिल्ड ये कंस्ट्रक्टिविज्म है, रचनावाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन मॉडलिंग ये सोशल लर्निंग थ्योरी है। तो रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन मॉडलिंग अगर आप देखें तो सोशल लर्निंग थ्योरी हो जाएगा। हमें जो सही आंसर मिल रहा है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए देखिए, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा यहाँ पे 3, थर्ड और ज्ञान का सक्रिय निर्माण ये रचनावाद से रिलेटेड है। मॉडलिंग में पर्यावरण की भूमिका ये 4 से रिलेटेड है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक बार अपना वीडियो पॉज करें और उसके बाद देखें कि इसके सही ऑप्शंस क्या हैं। जरूर इसको पढ़ करके जाएं, डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। इसमें क्या, ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें, परिणाम के बाद आप सीख रहे हैं। और आपका क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, इसमें स्टिमुलस पहले आएगा और उसके बाद रिस्पॉन्स आता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्धांतकारों का उनकी शिक्षण रणनीतियों से मिलान करें। जो थियरिस्ट हैं उन्होंने किस तरीके की टीचिंग स्ट्रैटेजी दी है, आपको ये बताना है। देखिए लिस्ट 1 है आपका, इसमें ए स्किनर, बी गैगने, सी बांडुरा, डी ऑसबुले। और आपकी जो स्ट्रैटेजी दी गई है टीचिंग स्ट्रैटेजी, वो इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजी वो क्या है, 1 क्रमादेशित निर्देश, 2 पदानुक्रमित अधिगम घटना, सी अवलोकनात्मक शिक्षण, 4 अग्रिम आयोजक। ऑप्शन ए आप इंग्लिश में भी देख लें, ए स्किनर, बी गैगने, सी वॉन्डुरा, ऑप्शन डी ऑसबुल या ऑसुबेल। ऑप्शन 1 है इसमें प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, 2 हेरारिकल लर्निंग इवेंट, 3 ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और 4 है एडवांस ऑर्गेनाइजर। तो आपको बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। देखिए स्किनर ने जो थ्योरी दी थी वो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन की, ए का फर्स्ट हो जाएगा। गैगने का हेरारिकल लर्निंग इवेंट, बांडुरा का था आपका ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और ऑसबुले का है एडवांस ऑर्गेनाइजर। और तो इस हिसाब से हमें सही ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये आपको याद रखना है। स्किनर की जो थ्योरी है वो है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन यानी क्रमादेशित निर्देश, गैगने का है हेरारिकल लर्निंग इवेंट यानी पदानुक्रमित अधिगम घटना, और बांडुरा का है अवलोकनात्मक शिक्षण, और ऑसबुले का है एडवांस्ड ऑर्गेनाइजर। ये आपको याद रखना है, आप याद कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सो दैट एग्जामिनेशन हॉल में आप भूले नहीं। थोड़ा सा समझना है, अगर आपने पहले पढ़ा था ये टॉपिक तो आपको याद होगा, आप इजली इसको टैकल कर सकते थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयं प्रभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, आइए देखते हैं। ऑप्शन 1 या उपग्रह के माध्यम से सामग्री प्रदान करता है। ऑप्शन 2 या क्षेत्रीय भाषा में पाठ्यक्रम प्रदान करता है। ऑप्शन 3 या प्रतिदिन केवल 8 घंटे संचालित होता है। ऑप्शन 4 या स्कूली और उच्च शिक्षा को सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन 1 इट डिलीवर्स कंटेंट वाया सैटेलाइट। ऑप्शन 2 इट प्रोवाइड्स कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेज। ऑप्शन 3 इट ऑपरेट्स ओनली 8 आवर्स पर डे। ऑप्शन 4 इट सपोर्ट्स स्कूल एंड हायर एजुकेशन। तो यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट है वो पूछ रहा है कि कौन सा स्वयं प्रभा के बारे में सही नहीं है, आपको जो ठीक नहीं है वो बताना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 या प्रतिदिन केवल 8 घंटे संचालित होता है, ये सही नहीं है। ऑप्शन 3 इट ऑपरेट्स ओनली 8 आवर्स पर डे, ये सही नहीं है, क्योंकि जो स्वयं प्रभा है वो 24 आवर्स संचालित होता है। इसमें ये ज़रूर होता है कि इसमें जो भी प्रोग्राम्स आ रहे हैं, जो भी कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं वो रिपीट होते हैं, बट ये चैनल 24 आवर्स एक्टिवेट रहता है। अब इसमें सही क्या हो सकता है, देखिए ये उपग्रह के माध्यम से सामग्री प्रदान करता है, तो ये सही स्टेटमेंट है स्वयं प्रभा का। इट प्रोवाइड्स कोर्सेज इन रीजनल लैंग्वेज, ये भी सही है कि रीजनल लैंग्वेज में कोर्सेज प्रोवाइड करता है और यह स्कूल और हायर एजुकेशन को सपोर्ट कर रहा है, ये भी सही है। तो ये स्वयं प्रभा से रिलेटेड सही स्टेटमेंट मिल जाएंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें नहीं पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वयं और स्वयं प्रभा में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य अंतर है।
ये आपको बताना है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिफरेंस बिटवीन स्वयं एंड स्वयं प्रभा। तो हमें इसमें डिफरेंस बताना है। ऑप्शन 1, स्वयं मोबाइल आधारित है, स्वयं प्रभा नहीं है। ऑप्शन 2, स्वयं लाइव व्याख्यान प्रदान करता है, स्वयं प्रभा केवल PDF प्रदान करता है। ऑप्शन 3, स्वयं केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, स्वयं प्रभा शहरी क्षेत्रों के लिए है। ऑप्शन 4, स्वयं के लिए इंटरनेट की आवश्यकता है, स्वयं प्रभा DTH सैटेलाइट चैनलों का उपयोग करता है। ऑप्शन 1, स्वयं इज मोबाइल बेस्ड, स्वयं प्रभा इज नॉट। ऑप्शन 2, स्वयं ऑफर्स लाइव लेक्चर्स, स्वयं प्रभा ऑफर्स ओनली PDFs। ऑप्शन 3, स्वयं इज ओनली फॉर रूरल एरियाज, स्वयं प्रभा इज फॉर अर्बन एरियाज। ऑप्शन 4, स्वयं रिक्वायर्स इंटरनेट, स्वयं प्रभा यूजेस DTH सैटेलाइट चैनल्स। तो हमें इसमें बेसिक डिफरेंस बताना है, जो प्रोमिनेंट डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने में लग रहा है। तो ये ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। स्वयं प्रभा के लिए आपको इंटरनेट की नीड होती है और स्वयं प्रभा जो है वो DTH सैटेलाइट चैनलों का उपयोग करता है। द बेसिक डिफरेंस या द प्रोमिनेंट डिफरेंस इज स्वयं प्रभा रिक्वायर्स इंटरनेट, स्वयं प्रभा यूजेस DTH सैटेलाइट चैनल्स। ये आपको याद रखना है कि स्वयं जो है वो इंटरनेट से संचालित हो रहा है, लेकिन स्वयं प्रभा जो है वो DTH सैटेलाइट चैनल्स के थ्रू संचालित किया जाता है, ऑपरेट किया जा रहा है। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर और ये स्वयं और स्वयं प्रभा में एक डिफरेंस है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वयं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वयं इज फॉल्स। हमें गलत स्टेटमेंट पकड़ना है। किसके बारे में? स्वयं के बारे में। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्वयं प्रभा, वी आर टॉकिंग अबाउट स्वयं। ऑप्शन 1, यह सभी शिक्षार्थियों को निःशुल्क पाठ्यक्रम प्रदान करता है। ऑप्शन 2, सभी छात्रों और पेशेवरों के लिए प्रमाणन निःशुल्क है। ऑप्शन 3, छात्र स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करके क्रेडिट अंक अर्जित कर सकते हैं। ऑप्शन 4, यह विश्वविद्यालय डिग्री कार्यक्रमों के साथ एकीकरण की अनुमति देता है। अब देखिए इसमें नेक्स्ट ऑप्शन हमें देखने हैं इंग्लिश में। ऑप्शन 1, इट ऑफर्स courses free of cost to all learners. Option 2, certification is free for all the students and professionals. Option 3, students can earn credit points by completing SWAYAM courses. Option 4, it allows integration with university degree program. तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, हमको ये बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन 2 कौन सा गलत है ये बताना है। या सभी क्षेत्रों और पेशेवरों के लिए प्रमाणन निःशुल्क है। ऑप्शन 2 इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है। सर्टिफिकेशन इज फ्री फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स। तो ये सही नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट आपको अगर चाहिए है तो इसके लिए एक एग्ज़ाम देना होता है, साथ ही साथ कुछ मिनिमल फ़ी भी आपको पे करनी पड़ती है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। बाकी स्वयं के बारे में जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं वो आपके सही हैं। यह सभी शिक्षार्थियों को निःशुल्क पाठ्यक्रम प्रदान करता है। छात्र स्वयं पाठ्यक्रम पूरा करके क्रेडिट अंक भी अर्जित कर सकते हैं और यह विश्वविद्यालय डिग्री कार्यक्रमों के साथ एकीकरण की अनुमति देता है। इंटीग्रेशन विद यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम्स। अदर स्टेटमेंट्स आर राइट, बट जो आपका ऑप्शन 2 है फ्री सर्टिफिकेट वाला वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये स्वयं की क्वालिटी नहीं है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शिक्षण शैली में शिक्षक नियंत्रण बनाए रखता है लेकिन फिर भी द्वितीय मार्गी संचार और छात्र भागीदारी को बढ़ावा देता है? किस शिक्षण शैली में शिक्षक नियंत्रण बनाए रखता है लेकिन फिर भी द्विमार्गी संचार और छात्र भागीदारी को बढ़ावा देता है? In which teaching style does the teacher maintain control but still promotes two-way communication and students participation? हमें वो टीचिंग मेथड बताना है जिसमें जो हमारे टीचर होंगे वो क्लास में कंट्रोल भी बनाए रखते हैं और साथ ही साथ स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को भी अलाउ करते हैं। ऑप्शन 1 अधिनायकवादी, ऑप्शन 2 सुविधाकर या सुगमकर्ता, ऑप्शन 3 आधिकारिक, ऑप्शन 4 अहस्तक्षेप। ऑप्शन 1 अथॉरिटेरियन, ऑप्शन 2 फैसिलिटेटर, ऑप्शन 3 अथॉरिटेटिव, ऑप्शन 4 लेसिस फेयर। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 आधिकारिक। ऑप्शन 3 अथॉरिटेटिव इज द राइट आंसर। इसमें टीचर कंट्रोल भी रखता है और साथ ही साथ
स्टूडेंट पार्टिसिपेशन भी बना रहता है। एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, अथॉरिटेरियन और अथॉरिटेटिव में डिफरेंस है। अथॉरिटेरियन जो आपका कॉन्सेप्ट है उसमें जो भी रूल कर रहा है, जैसे एक टीचर है अगर वो पढ़ा रहा है तो वो पूरा कंट्रोल अपना ले लेगा, मतलब उसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन ज़ीरो हो जाएगा। लाइक हिटलर कि उसने सारा कंट्रोल ले लिया, तो ये अथॉरिटेरियन कंडीशन कहलाती है, वो यहाँ पे नहीं बात करी जा रही है। फैसिलिटेटर का मतलब है कि सिर्फ आपकी सुविधाएं दे दी गई हैं, उसके बाद टीचर का कोई रोल नहीं है, तो ये भी बात नहीं की जा रही है। आधिकारिक की अगर हम बात करते हैं, ये कंडीशन वो है जिसमें टीचर कंट्रोल तो लेता है क्लास का, बट स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा देता है, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन बना रहता है, क्योंकि टीचर वहाँ पे कम्युनिकेशन को अलाउ करता है। अब हस्तक्षेप या लेसिस फेयर, जो हम टीचिंग मेथड से पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, तो इसमें जो रोल रहता है वो स्टूडेंट के हाथों में सारा कंट्रोल चला जाएगा लेसिस फेयर में। एक बेसिक डिफरेंस है, जो भी आपके सामने पॉइंट्स रखे गए हैं इनके बीच में, इन्हें आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर है ऑप्शन 3 अथॉरिटेटिव। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन के लिए रूबिक्स का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? Which of the following is a benefit of using rubrics for evaluation? आपको बताना है, अगर इवैल्यूएशन करना है तो रूबिक्स का उपयोग करने का निम्नलिखित में से कौन सा बेनिफिट है, कौन सा प्रॉफिट है? ऑप्शन 1 ग्रेडिंग में अधिक आसानी, ऑप्शन 2 ग्रेडिंग में अधिक एकरूपता, ऑप्शन 3 व्यक्तिपरकता में वृद्धि, ऑप्शन 4 अधिक परीक्षा सुरक्षा। ऑप्शन 1 ग्रेटर ईज ऑफ ग्रेडिंग, ऑप्शन 2 इंक्रीज्ड कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग, ऑप्शन 3 इंक्रीज सब्जेक्टिविटी, ऑप्शन 4 ग्रेटर टेस्ट सिक्योरिटी। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन 2 इंक्रीज्ड कंसिस्टेंसी इन ग्रेडिंग। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अब रूबिक्स का यहाँ पे मतलब क्या हो गया? स्कोरिंग ग्रेड जो दिया जाता है, स्कोरिंग गाइड, कि किस तरीके से आपको इवैल्यूएशन के दौरान गाइड करना है, स्कोर देना है। तो अगर आप रूबिक्स का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको पता है किस क्वेश्चन का कितना आंसर देना है, तो ये इजी पड़ जाता है आपका किसके लिए? ग्रेडिंग के लिए। आई नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल के अनुभव शंकु में सीखने का कौन सा रूप शंकु के आधार पर है सबसे इफेक्टिव? डेल के अनुभव शंकु में सीखने का कौन सा रूप शंकु के आधार पर है? इंग्लिश में देखते हैं, इन द डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस विच फॉर्म ऑफ लर्निंग इज एट द बेस ऑफ द कोन मोस्ट इफेक्टिव। आपको बताना है जो इनका डेल का जो कोन ऑफ एक्सपीरियंस का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का रहता है, जिसमें आपको ये बताना है कि बेस पे, ये आपका बेस हो गया, बेस पे कौन सी फॉर्म रहती है लर्निंग की, और एक टॉप पोजीशन है। सभी तो याद नहीं है, आपको सभी याद नहीं करनी है, आप बेस और टॉप याद कर लें सो दैट यू कैन इजीली टैकल दिस क्वेश्चन। आइए ऑप्शंस देखते हैं, हमारे ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन 1 पढ़ना, ऑप्शन 2 दृश्य श्रव्य, ऑप्शन 3 प्रदर्शन, ऑप्शन 4 प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव जैसे कोई कार्य करना। ऑप्शन 1 रीडिंग, ऑप्शन 2 ऑडियो विजुअल, ऑप्शन 3 डिमॉन्स्ट्रेशन, ऑप्शन 4 डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस एग्जाम्पल डूइंग अ टास्क। तो इसका हमें आंसर बताना है कि डेल के अनुभव शंकु में सीखने का कौन सा रूप शंकु के आधार पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, बेस पे जो आपको मिलेगा वो है प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण अनुभव जैसे कोई कार्य करना, डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस डूइंग अ टास्क। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको यहाँ बेस पे मिलेगा, डूइंग डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शैक्षिक प्रौद्योगिकी में टी-पैक मॉडल का तात्पर्य है। द टी-पैक मॉडल इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिफर्स टू। शैक्षिक प्रौद्योगिकी में टी-पैक मॉडल का तात्पर्य है। आपको बताना है द टी-पैक मॉडल इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी रिफर्स टू, किसको रिफर कर रहा है? ऑप्शन 1 शिक्षक अभिभावक प्रशासनिक समन्वय किट, ऑप्शन 2 प्रौद्योगिकी शिक्षण शास्त्र और विषय वस्तु ज्ञान, ऑप्शन 3 शैक्षणिक पाठ्यक्रम ज्ञान के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज, ऑप्शन 4 शैक्षणिक नियंत्रण किट के लिए तकनीकी पैटर्न। ऑप्शन 1 टीचर पेरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन किट, ऑप्शन 2 टेक्नोलॉजी पेडागॉगी एंड कंटेंट नॉलेज,
ऑप्शन 3 टेक्नोलॉजी पैकेज फॉर एकेडमिक करिकुलम नॉलेज, ऑप्शन 4 टेक्निकल पैटर्न फॉर एकेडमिक कंट्रोल किट। तो आपको बताना जो टी पैक मॉडल है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में वो किसको रिफर कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन 3 शैक्षणिक पाठ्यक्रम ज्ञान के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज, ये इसका नहीं, इसका जो आंसर होगा ये थर्ड नहीं है, इसको आप कैंसिल करिएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रौद्योगिकी शिक्षण शास्त्र और विषय वस्तु ज्ञान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, क्योंकि हमें टी पैक के बारे में बात करनी है। इसमें देखिए टी फॉर टेक्नोलॉजी, पेडागोगी पी, सी फॉर कंटेंट एंड के फॉर नॉलेज। टी स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, पी स्टैंड फॉर पेडागोगी एंड सी फॉर कंटेंट एंड के फॉर नॉलेज। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 टी पैक। देखिए एक टर्म यूज किया जाता है पीसी के, क्या टर्म रहता है? पीसी के, जिसे हम कहते हैं पेडागोगिकल एजुकेशन, कंटेंट एंड नॉलेज। इसमें सिर्फ टी को ऐड कर दिया गया है जिससे टेक्नोलॉजी का यूज भी हमारी एजुकेशन में बढ़ चुका है। तो इसे हम कहते हैं टेक्नोलॉजी, पेडागोगी एंड कंटेंट नॉलेज। टी पैक का ये मतलब है। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2, ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक अच्छे शिक्षक की नहीं है? निम्न में से कौन सी विशेषता एक अच्छे शिक्षक की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टीचर? ऑप्शन 1 गहन ज्ञान, ऑप्शन 2 छात्रों को अनुशासित करने की क्षमता, ऑप्शन 3 अधिनायकवादी रवैया, ऑप्शन 4 प्रभावी संचार कौशल। इंग्लिश में भी ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन 1 डीप नॉलेज, ऑप्शन 2 एबिलिटी टू डिसिप्लिन स्टूडेंट्स, ऑप्शन 3 अथॉरिटेरियन एटीट्यूड, ऑप्शन 4 इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सी विशेषता एक अच्छे शिक्षक की नहीं है, कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षक की नहीं है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? डीप नॉलेज होनी चाहिए आपको आपके सब्जेक्ट की, छात्रों को अनुशासित करने की क्षमता होनी चाहिए, अधिनायकवादी रवैया ये इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, अथॉरिटेरियन एटीट्यूड को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, ये एक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए टीचर का। अब यहाँ पे अथॉरिटेरियन एटीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि टीचर ही सारा कंट्रोल ले लेगा और स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेशन का चांस नहीं मिलता है। सारा कंट्रोल अगर टीचर के पास आ जाएगा, स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो लर्निंग सही से नहीं हो सकती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल ये सही होगा। तो जो क्वेश्चन की डिमांड है एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है, अधिनायकवादी रवैया होना एक अच्छे शिक्षक की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। नीड ऑफ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की नीड है उसके अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान को बढ़ाती है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान को बढ़ाती है? ऑप्शन 1 व्याख्यान पद्धति, ऑप्शन 2 प्रदर्शन पद्धति, ऑप्शन 3 समस्या आधारित अधिगम, ऑप्शन 4 वाचन पद्धति। Which of the following is a teaching method that enhance critical thinking and problem solving? आपको बताना है कौन सा टीचिंग मेथड क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाता है, या कौन सी पद्धति यूज़ की जाती है जिससे हम क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 लेक्चर मेथड, ऑप्शन 2 डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, ऑप्शन 3 प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन 4 रिसाइटेशन मेथड। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 समस्या आधारित अधिगम, ऑप्शन 3 प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। इसके थ्रू हम क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड अपना पाते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र और एंड्रोगॉगी के बीच अंतर को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस पेडागॉगी एंड एंड्रोगॉगी? ऑप्शन 1 शिक्षण शास्त्र व्यवहारिक कौशल पर केंद्रित है। अब शिक्षण शास्त्र का मतलब यहाँ पे पेडागॉगी से है। एंड्रोगॉजी यादाश्त पर। ऑप्शन 2 शिक्षण शास्त्र शिक्षार्थी निर्देशित है, मतलब लर्नर डायरेक्टेड है।
एंड्रोगॉगी शिक्षक नियंत्रित है। ऑप्शन 3 शिक्षण शास्त्र शिक्षक निर्देशित है। एंड्रोगॉगी स्वनिर्देशित अधिगम है। फोर्थ है शिक्षण शास्त्र और एंड्रोगॉजी समानार्थी हैं। आपको बताना है डिफरेंस इनके बीच में। ऑप्शन 1 पेडागॉगी फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स, एंड्रोगॉगी ऑन मेमोराइजेशन। ऑप्शन 2 पेडागॉगी इज लर्नर डायरेक्टेड, एंड्रोगॉगी इज टीचर कंट्रोल्ड। ऑप्शन 3 पेडागॉगी इज टीचर डायरेक्टेड, एंड्रोगॉगी इज सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ऑप्शन 4 पेडागॉगी एंड एंड्रोगॉगी बोथ आर सिनोनिम्स। तो आपको बताना है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन 3। शिक्षण शास्त्र शिक्षक की निर्देशित है और एंड्रोगॉजी ये स्वनिर्देशित अधिगम है। पेडागॉगी इज अ टीचर डायरेक्टेड, इसमें क्या होता है कि टीचर डायरेक्ट करता है, शिक्षक के निर्देशित है, और एंड्रोगॉगी जो है ये आप सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग यहाँ पे कर रहे हैं। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। ये बेसिक डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिलता है बिटवीन पेडागॉगी एंड एंड्रोगॉगी। ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा परिदृश्य अतुल्यकालिक ऑनलाइन शिक्षण के उपयोग को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? कौन सा परिदृश्य ऑनलाइन शिक्षण के उपयोग को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? Which scenario best demonstrates the use of asynchronous online learning? आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा सिनेरियो असिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग को प्रेजेंट करता है। असिंक्रोनस जो है इसको हम हिंदी में अतुल्यकालिक असमकालिक भी कहते हैं। ऑप्शन 1 छात्र लाइव वेबिनार में भाग लेते हैं और वास्तविक समय में प्रश्न पूछते हैं। सेकेंड ऑप्शन है छात्र पूर्व रिकॉर्ड किए गए वीडियो व्याख्यानों तक पहुंचते हैं और अपने निर्धारित समय पर असाइनमेंट जमा करते हैं। ऑप्शन 3 है छात्र एक प्रशिक्षक की उपस्थिति में समूह प्रयोगशाला सत्र में भाग लेते हैं। और फोर्थ है आपका छात्र एक शिक्षक के नेतृत्व में कक्षा में चर्चा में भाग लेते हैं। ऑप्शन 1 स्टूडेंट अटेंड लाइव वेबिनार्स एंड आस्क क्वेश्चंस इन रियल टाइम। ऑप्शन 2 स्टूडेंट्स एक्सेस प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स एंड सबमिट असाइनमेंट ऑन देयर own schedule. Option 3 students participate in a group lab session with an instructor physically present. Option 4 student engage in a classroom discussion led by a teacher. तो आपको बताना है कि असिंक्रोनस ऑनलाइन लर्निंग का उपयोग सबसे अच्छे तरीके से किस ऑप्शन में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन 3 छात्र एक नहीं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है स्टूडेंट्स एक्सेस प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर एंड सबमिट असाइनमेंट ऑन देयर ओन शेड्यूल। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा ऑप्शन। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सो डोंट कंसीडर दिस क्वेश्चन। मैं इसे कल आपको अटेम्प्ट कराती हूँ। दो ऑप्शंस जो हैं वो सिमिलर लग रहे हैं एज इट इज़, इसलिए आप इसको स्किप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको कल करा दूंगी। हाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए सिंक्रोनस और असिंक्रोनस का यहाँ पे थोड़ा सा मतलब समझा देते हैं। सिंक्रोनस का मतलब है समकालिक या तुल्यकालिक। इसका मतलब है लाइव सेशंस, आपके जो लाइव सेशंस हो रहे हैं एज रियल टाइम पे जो सेशंस हो रहे हैं जिनको आप डायरेक्ट देख रहे हैं, मतलब लाइव चल रहे हैं, वेबिनार्स वगैरह हो गए, वो क्या कहलाते हैं, सिंक्रोनस कहलाते हैं। और असिंक्रोनस में क्या होता है, प्री रिकॉर्डेड चीज़ें होती हैं, वो रिकॉर्डेड होंगी और फिर आप उनका यूज़ कर पा रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना तो 2 चाहिए, बट आई विल चेक इट, उसके बाद मैं आपको कंफर्म करती हूँ। तो इसे आप कंसीडर ना करें, ये कल अटेम्प्ट करा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, one is labeled as assertion A and other is labeled as reason R. Given below are 2 statements, one is labeled as assertion A and other is labeled reason R. तो इसमें देखिए आपका assertion क्या है, मूक्स शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम है। इसका जो रीज़न है वो है मूक्स केवल शिक्षार्थी द्वारा अपने शिक्षक की उपस्थिति में ही पढ़ा जा सकता है। assertion MOOCs are learner centric cause. Reason MOOCs can only be accessed by a learner in the presence of his her teacher. आपको ऑप्शंस चूज करने हैं। ऑप्शन ए, both A and R are correct and R is the right explanation of A. B, both A and R are correct and R is not the right explanation of A. C option है A is correct but R is incorrect. Option D, A is incorrect but R is correct.
आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, क्योंकि मूक जो है वो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम है, किसके, लर्नर बेस्ड है, लर्नर सेंट्रिक कोर्स है। मूक केवल शिक्षार्थी द्वारा अपने शिक्षक की उपस्थिति में पढ़ा जा सकता है, ऐसा नहीं है। इट इज़ अ ऑनलाइन कोर्स, तो आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, इसमें आपको टीचर की नीड नहीं होती है। तो ऑप्शन ए इज राइट, मूक्स आर लर्नर सेंट्रिक कोर्सेज, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में नवाचार और सुधार के बीच सबसे बेहतर अंतर करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफ्रेंशिएट्स इनोवेटिव फ्रॉम रिफॉर्म इन एजुकेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफ्रेंशिएट्स इनोवेटिव फ्रॉम रिफॉर्म इन एजुकेशन, कि नवाचार और सुधार के बीच सबसे बेहतर अंतर कौन सा करता है? ऑप्शन 1, नवाचार अनिवार्य है जबकि सुधार वैकल्पिक है। ऑप्शन 2, नवाचार नई प्रथाओं का परिचय देता है जबकि सुधार मौजूदा प्रथाओं में संशोधन करता है। ऑप्शन 3, नवाचार नीति संचालित होता है जबकि सुधार शिक्षक संचालित होता है। ऑप्शन 4, नवाचार के लिए हमेशा तकनीक की आवश्यकता होती है जबकि सुधार के लिए नहीं। ऑप्शन 1, इनोवेशन इज कंपल्सरी वाइल रिफॉर्म इज ऑप्शनल। Option 2, innovation introduces new practices while reform modifies existing ones. Option 3, innovation is policy driven while reform is teacher driven. Option 4, innovation always requires technology while reform does not. तुम्हें बताना है कि इसमें से कौन सा सही बेहतर डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2, नवाचार नई प्रथाओं का परिचय देता है जबकि सुधार मौजूदा प्रथाओं में संशोधन करता है। इनोवेशन इंट्रोड्यूसेस न्यू प्रैक्टिसेस व्हाइल रिफॉर्म मॉडिफाइज एग्जिस्टिंग वंस। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नवाचार नई प्रथाओं का परिचय देता है जबकि सुधार मौजूदा प्रथाओं में संशोधन करता है। ये आंसर इसका सही होगा। ये डिफरेंस है नवाचार, इनोवेशन और रिफॉर्म के अंतर्गत। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक शिक्षक शिक्षण की एक सीमित स्थिति में पढ़ाता है। इस प्रकार के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द प्रयुक्त किए जा सकते हैं? अ टीचर टीचर्स इन अ स्केल्ड डाउन सिचुएशन ऑफ टीचिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी यूज्ड फॉर द टाइप ऑफ टीचिंग? आपको पता है स्केल डाउन का मतलब क्या होता है? स्केल डाउन का मतलब है क्लास की कॉम्प्लेक्सिटी को टीचर कम कर रहा है, उसकी जो जटिलता है क्लास की उसको वो कंट्रोल में कर लेता है। इसको कहते हैं स्केल डाउन सिचुएशन। तो इनका क्वेश्चन क्या है कि अ टीचर टीचर्स इन अ स्केल डाउन सिचुएशन ऑफ टीचिंग, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स कैन बी यूज्ड फॉर दिस टाइप ऑफ टीचिंग? अगर ऐसी सिचुएशन है तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन 1 समष्टि शिक्षण, ये कौन सा टीचिंग है? ऑप्शन 2 प्रतिदर्श शिक्षण। ऑप्शन 3 सहकारी शिक्षण। ऑप्शन 4 सूक्ष्म शिक्षण। इंग्लिश में देखिए, ऑप्शन 1 मैक्रो टीचिंग, ऑप्शन 2 सैम्पलिंग टीचिंग, ऑप्शन 3 कोऑपरेटिव टीचिंग, ऑप्शन 4 माइक्रो टीचिंग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4 माइक्रो टीचिंग। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। ये जो स्केल डाउन सिचुएशन है इसमें जो टीचिंग मेथड यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। क्या कहेंगे? सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। अब माइक्रो टीचिंग में आप देखते होंगे जब टीचर्स एज प्रैक्टिशनर है, मतलब अभी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस टीचिंग मेथड को हम कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग। और ये जो थ्योरी दी गई है D.W. एलन के द्वारा दी गई थी, ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थित संज्ञान है। सिचुएटेड कॉग्निशन इज। ऑप्शन 1 यह विचार के सोच सामाजिक और भौतिक संदर्भों में स्थित होती है, ना कि किसी व्यक्ति के मन में। ऑप्शन 2 यह दुनिया के बारे में एक छात्र का सामान्य ज्ञान है। ऑप्शन 3 यह विश्वास की व्यक्ति किसी स्थिति पर नियंत्रण कर सकता है और सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकता है। ऑप्शन 4 किसी घटना की योजना। Situated cognition is the idea that thinking is located in social and physical context, not within an individual's mind. Option 2 a student's general knowledge about the world. Option 3 the belief that one can master a situation and produce positive outcomes. Option 4 a scheme of an event. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 1
या विचार की सोच सामाजिक और भौतिक संदर्भों में स्थित होती है, ना कि किसी व्यक्ति के मन में। या विचार की सोच सामाजिक और भौतिक संदर्भों में स्थित होती है, ना कि किसी व्यक्ति के मन में। इसे कहते हैं सिचुएटेड कॉग्निशन। ऑप्शन 1, द आइडिया दैट थिंकिंग इज लोकेटेड इज सोशल एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट नॉट विद इन एन इंडिविजुअल्स माइंड। ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 1। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। आई होप आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल से कनेक्टेड रहें और अपनी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।